नमस्कार, मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप मुझे इस वक्त डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देख पा रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके से उलटफेर हुआ है, उसके बाद चर्चाओं का बाजार अब गर्म हो गया है और सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी शख्स की हो रही है तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की चर्चा हो रही है। दरअसल ये चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि एकनाथ शिंदे को लेकर अजीत पवार अब कैसे एडजस्ट किए जाएंगे। जिस तरीके से बतौर डिप्टी सीएम अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल वो होते हैं और उनके 8 मंत्री शामिल होते हैं, उसके बाद तमाम तरह के अब सवाल उठने लगे। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से अजीत पवार ने दिलचस्प अंदाज में बतौर उप मुख्यमंत्री सरकार में वो एंट्री सबसे ज्यादा हर गुट में अगर चर्चा हो रही है तो एनसीपी की गुट में चर्चा हो रही है, क्योंकि यही अजीत पवार से करीब 1 साल पहले एकनाथ शिंदे इस बात पर नाराज होते थे कि अजीत पवार शिंदे गुट के विधायकों को फंड मुहैया नहीं करा रहे हैं। अजीत पवार को लेकर एकनाथ शिंदे ने आरोप लगाया था कि उन्हें उनके विधायकों को अजीत पवार स्थान नहीं दे रहे हैं सरकार में, उन्हें ठीक तरीके से स्थान नहीं मिल पा रहा है, विधायकों की बात नहीं सुनी जा रही है। ये कहना था उस महाविकास अघाड़ी में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री, मतलब उस सरकार में भी उप मुख्यमंत्री थे अजीत पवार और उनकी नाराजगी एकनाथ शिंदे की थी सिर्फ और सिर्फ अजीत पवार को लेकर। लेकिन अब बाजी पलट गई है, वही अजीत पवार एक बार फिर से शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं बतौर उप मुख्यमंत्री। और इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि अब शिंदे जी आपका होगा क्या, क्योंकि जिस तरीके से एंट्री अजीत पवार ने ली है उसके बाद अब शिंदे को ये समझना होगा कि आखिरकार अजीत पवार को कैसे एडजस्ट किया जाए। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का एक सबसे बड़ा धड़ा शिंदे गुट के सामने है, तो दूसरा अब सबसे बड़ा गुट एनसीपी का जिस तरीके का दावा खुद अजीत पवार कर रहे हैं वो शिंदे गुट के साथ है। यानी कि अब दो लोगों को एडजस्ट करना शिंदे गुट के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। पहला देवेंद्र फडणवीस यानी कि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा गुट, बड़ा धड़ा, तो दूसरी तरफ अब एनसीपी का वो गुट जो शरद पवार के साथ बगावत करके शिंदे गुट के साथ आया है, शिंदे सरकार में शामिल हुआ है, उसको साधना अपने आप में एकनाथ शिंदे के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। लेकिन इस बीच सवाल यह भी पैदा होता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या एकनाथ शिंदे का कद छोटा करने के लिए अजीत पवार की एंट्री की गई है, क्योंकि जिस तरीके से दिलचस्प अंदाज में अचानक अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी एनडीए के गुट में शामिल हुए वो किसी को नागवार नहीं गुजरा, खासकर शरद पवार को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि विपक्षी एकता की जिस तरीके से मुहिम खुद शरद पवार महाराष्ट्र में आगे बढ़ा रहे थे उस पर कहीं ना कहीं पानी फिरता नजर आ रहा है। और पानी इसलिए फिर रहा है क्योंकि पहले पार्टी बचाएं या विपक्ष को एकजुट करें। एक तरफ शरद पवार के लिए चुनौती है कि वो एनसीपी को कैसे बचा पाए, कैसे पुरानी एनसीपी को अपने विधायकों के साथ एकजुट करके रखा जाए, क्योंकि दूसरी तरफ अजीत पवार लगातार ही दावा ठोक रहे हैं कि वो एनसीपी के हैं और एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर ही आने वाले समय में वो लोग चुनाव लड़ेंगे। कई विधायकों का समर्थन कहने की यहां पर अजीत पवार बात कह रहे हैं। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि एकनाथ शिंदे आखिरकार अजीत पवार को कैसे बचा पाएंगे। वही अजीत पवार जिनका महाविकास अघाड़ी में लगातार एकनाथ शिंदे विरोध कर रहे थे, और अब अजीत पवार पूरी तरह से एकनाथ शिंदे सरकार में बतौर डिप्टी सीएम शामिल हो गए। सवाल इसलिए भी एक उठ रहा है क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों एक बड़ा फैसला सुनाया और 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने का इसका सीधा का सीधा फैसला विधानसभा अध्यक्ष पर छोड़ा कि आप ये तय करेंगे कि 16 विधायक अयोग्य होंगे या फिर योग्य होंगे। जिसके बाद उद्धव गुट के बयान सामने आने लगे और उद्धव गुट का यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्लान बी के तहत अजीत पवार की एंट्री कराई है। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस 16 विधायक अयोग्य घोषित हो जाते हैं तो सरकार में विधायकों की संख्या कम हो जाएगी, जिसमें खुद एकनाथ शिंदे शामिल है। अगर एकनाथ शिंदे की सदस्यता निरस्त हो जाती है तो अब सवाल ये पैदा होगा कि आखिरकार जो विधायकों की संख्या कम पड़ेगी उसे कैसे एडजस्ट किया जाए। और इसी प्लान बी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि अजीत पवार की एंट्री करा ली जाए। यानी कि अगर 16 विधायक अयोग्य घोषित होते हैं तो उन्हें बैलेंस करने के लिए अजीत पवार के गुट के विधायकों के साथ बैलेंस कर लिया जाए। दूसरी बात ये भी सामने आ रही है, लेकिन ये बातें जो चल रही हैं उनके लिए अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले का सीधा असर यहां पर विधानसभा अध्यक्ष पर छोड़ा है कि विधानसभा अध्यक्ष के
हाथ में है कि 16 विधायक अयोग्य घोषित हैं या फिर योग्य घोषित हैं। लेकिन चर्चा एकनाथ शिंदे को लेकर बार बार होगी, क्योंकि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे इस बार मुखर होकर उन्होंने सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी के साथ, और उसके बाद अजीत पवार का गुट जिस तरीके से उनके साथ काम करेगा वो अपने आप में बहुत दिलचस्प होगा। क्योंकि अजीत पवार के मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद, उनके विधायकों के शामिल होने के बाद अब यहां पर एकनाथ शिंदे के विधायकों के लिए जगह कब तक सुनिश्चित होगी? क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे ने सरकार बनाई, उसके बाद सवाल यही उठ रहा था और यही कहा जा रहा था कि आने वाले समय में शिंदे गुट के विधायकों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मंत्रिमंडल में स्थान एकनाथ शिंदे के विधायकों को ना देकर अजीत पवार के गुट को शामिल किया जाता है, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल जैसे बड़े नेताओं को शामिल किया जाता है और उससे एक संदेश दिया जाता है कि एनसीपी को पूरी तरह से तोड़ दिया है हमने। साल 2024 का चुनाव अजीत पवार एनडीए में शामिल होकर लड़ेंगे। लेकिन अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से अजीत पवार पार्टी पर दावा कर रहे हैं वो अपने आप में दिलचस्प है। अब शरद पवार का आने वाले समय में क्या कदम होगा, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है एकनाथ शिंदे के सामने कि आखिरकार अजीत पवार को कैसे एडजस्ट किया जाए। और इसीलिए हमने कहा भी है कि अब शिंदे जी आपका क्या होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।